अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 2 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर हम वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो आज हम 2 वर्ड्स देखने वाले हैं, एक है डिटोरियरेशन और दूसरा है थ्रिस्ट। तो यहाँ पर डिटोरियरेशन अगर हम देखते हैं उसका मतलब होता है डिग्रेड, मतलब होता है पतन। मतलब किसी भी चीज़ का अगर पतन हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर डिग्रेड हो रही है तो उसे हम कहते हैं डिटोरियरेशन। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके जो मार्क्स है वो डिटोरिएट होते गए जैसे ही वो लड़की के प्यार में पड़ गया। तो लड़की के प्यार में पड़ गया तो फिर चैटें जो है वो शुरू हो गई। चैटें हो रही है, रात रात भर चैटें हो रही है, दिन दिन भर चैटें हो रही है। तो बट ऑब्वियस है कि जो मार्क्स है उसका पतन तो होना ही है, उसका डिटेरियोरेशन तो होना ही है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा यहाँ पर है थ्रिस्ट, मतलब होता है अपॉइंटमेंट या फिर अलॉटमेंट। अब ये हम कहीं इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो रोमांटिक डेट होती है उसका अगर सीक्रेटली कोई मिल रहा है तो उसे भी हम थ्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसार जो है उसे हम हिंदी में कह सकते हैं दिस शॉर्ट स्टाइल इज परफेक्ट फॉर रोमांटिक थ्रिस्ट। मतलब यहाँ पर क्या है, एक रोमांटिकली जो वो एक चुपके से मिल रहे हैं, तो ये जो मिलने का एक स्टाइल है ये परफेक्ट स्टाइल है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए यहाँ पर हम न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक्सप्लेन सेक्शन में देखने को मिलता है फ्लाइंग ओवरसीज अगेन। जो फ्लाइट्स है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और किस तरीके से वो चल रही है इसके बारे में यहाँ पर जिक्र जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए ये हमें देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, एयरलाइन इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से चल रही है, वो हम सभी को पता है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट रहता था तो मैं वो कवर करता था। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन के बारे में बोला गया है, वेस्टर्न कोस्ट पर हमें साइक्लोन देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम, उसी के साथ साथ साइक्लोन के फॉर्मेशन कैसा होता है। तो जीएस पेपर 1 के लिए जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है साइक्लोन से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पर जानेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर है मूडीज जो है उसने यहाँ पर इंडिया की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। तो ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इंडिया की रेटिंग कम की गई है, क्या उसका कारण पेंडेमिक है? तो जी नहीं, पेंडेमिक नहीं है। तो क्या कारण है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और इसका इम्पैक्ट जो है वो भी हम जानेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो ये जो आर्टिकल्स है ये सब घिरे हुए हैं। मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जो जजमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को, जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेपाल है, जो हमने देखा हुआ है, इंडिया नेपाल की जो रिलेशन है उसके बारे में आर्टिकल बात किया जा रहा है और यहाँ पर थोड़ा क्रिटिज्म जो है वो भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे जो आर्टिकल्स है वो घिरे हुए हैं, जो पर्सपेक्टिव है अलग अलग पर्सपेक्टिव उसके जरिए। यहाँ पर जो अनलॉकिंग है उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। तो पहला यहाँ पर आर्टिकल जो है देखने को मिल रहा है साइक्लोन थ्रेट वेस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट मतलब कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखिए आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए कि अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और इसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरीके का एक दुख जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र झेल रहा है। मतलब सोचिए आप कि
जो कोरोना है उसके सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं मुंबई में। सबसे ज़्यादा केसेस, मतलब देखोगे आप तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस जो है वो हो रहे हैं और कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। डेथ रेट जो है वो भली, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वर्स्ट होती जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम है वो देखने को मिलता है धारावी, वहाँ पर जो केसेस है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अब ये जो अड़चन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व नहीं हुई। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि मुंबई में पहली बरसात बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है कि वेस्टर्न घाट जो है वो देखने को मिलता है, तो नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो मुंबई में बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसे सिनारियो में साइक्लोन जो है वो आ रहा है, मतलब यहाँ पर फ्लड फिर से आ जाएगा। मुंबई का आप ड्रेनेज पैटर्न देखिए बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर फ्लड जल्दी आ जाता है, पानी जल्दी भर जाता है। तो बट अब बेसिकली वहाँ पर जो पानी है वह भरने वाला है। तो मतलब सब तरफ से जो होता है ना वो कि वो हो रहा है, वैसा ही हो रहा है मुंबई का। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है कि लेस देन 2 वीक्स आफ्टर द पावरफुल साइक्लोन, जो अभी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिला, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी। तो उसके बाद अब यहाँ पर हमें और एक साइक्लोन देखने को मिल रहा है जो कि है वेस्टर्न कोस्ट पर। जो ईस्टर्न कोस्ट पर आया था वेस्ट बंगाल में, उसका नाम था एम्पियन। अब यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये एक्चुअली अभी तक साइक्लोन में तब्दील नहीं हुआ है। ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि इंटेंसिफाई हो रहा है। और फिर उसके बाद ये अभी क्या हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो डिप्रेशन सिर्फ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद और ये इंटेंसिफाई होगा, फिर डीप डिप्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाय ट्यूसडे मॉर्निंग, मतलब अभी हम जब न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ तो अब तक यहाँ पर साइक्लोन जो उसमें तब्दील हो गया होगा, इवेंचुअली साइक्लोन में तब्दील हो गया होगा। और इसका जो नाम है वो हमें देखने को मिलने वाला है निसर्ग। निसर्ग, ये इसका नाम जो है देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नामांकरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सी कंट्री कौन से नाम रखती है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो एम्पियन है ये किसने नाम रखा था, किस कंट्री ने रखा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से उसका रूट जो है वो रहने वाला है। तो जून 1 से यहाँ पर डिप्रेशन जो है वो देखने को मिला था, फिर ये साइक्लोन में तब्दील हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 जून यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जाने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि अब यहाँ पर मुंबई की जो बरसात है वो धीरे 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 बढ़ने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा बारिश, क्योंकि देखिए जो हमें वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन देखने को मिलते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्ट पर हमें देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर देखिए जब साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील होने वाला है और साइक्लोन स्टॉर्म में ही रहने वाला है। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है उसमें तब्दील नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा बहुत सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा, मतलब मुंबई के आसपास ही यहाँ पर सीवियर साइक्लोन जो है वो होने वाला है। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो इतना ज़्यादा वर्स्ट नहीं रहेगा जितना हमें वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर देखने को मिला था। अब ज़्यादातर हमें साइक्लोन जो है वो इस तरफ देखने को मिलते हैं, इस तरफ बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा, क्योंकि उसे हीट चाहिए होता है। साइक्लोन जो उसे हीट चाहिए होती है, कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है ना। इसलिए हम देखोगे तो इक्वेटोरियल रीजन पे हमें साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर अगर आप देखोगे तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो साइक्लोन है, हमें अरेबियन सी में बहुत कम साइक्लोन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन जो है हमें देखने को मिले हैं। 2019 में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन जो है वो हमें अरेबियन सी में भी देखने को मिले थे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत साइक्लोन के बारे में हम देख लेते हैं, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आप देखो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है रिगार्ड किया जाता है मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी। आप देखिए किस तरीके से ये जो है वो बनता है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे ये जो आय है हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कितना तेजी से ये इतना ज़्यादा इतना वास्ट होता है कि मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे किलोमीटर जो है ये कवर करता है ना। इसीलिए तो हमने देखा है किस तरीके से तूफान वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिला था, उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। और ये भी आप मुझे बताइए कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज रहता है या एंटी क्लॉकवाइज रहता है। सदर्न हेमिस्फीयर में बट ऑब्वियसली उसका अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रॉपिकल जो ओशंस होते हैं वहाँ पर इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि वहाँ पर जो धूप है, जो गर्मी है, उसकी वजह से जो ओशंस है वहाँ पर, वो ओशंस बोलिए बे बोलिए, वहाँ पर क्या होता है जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। टेम्परेचर यहाँ पर मोस्टली उसे चाहिए होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा खासा यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लो जो प्रेशर है वो चाहिए होता है, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से घूमना शुरू करे। और एक बार वो घूमना शुरू कर दिया ना भाई साहब, फिर तो सबको घुमा देता है। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो देखने को मिलता है हमें। फिर हेवी रेन, स्टॉर्म, तूफान, ये सब हमें देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर कंडीशंस अगर हम देखें फॉर्मेशन के लिए तो देखिए डायरेक्टली सेंटेंसेस में आपको आ सकता है, ठीक है। कंडीशन है कि लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है, टेम्परेचर जो है वो हायर चाहिए होता है 27 डिग्री सेल्सियस से, उसी के साथ कोरिलियस फोर्स का प्रेजेंस चाहिए होता है, इसलिए इक्वेटर रीजन में हमें देखने को नहीं मिलता है। स्मॉल डिफरेंस जो है वर्टिकल विंड स्पीड में चाहिए होता है। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। उसी के साथ अपर डाइवर्जेंस जो है अबव सी लेवल सिस्टम वो चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पर साइक्लोन जो है वो क्रिएट होगा। अब यहाँ पर साइक्लोन के जो नाम है अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में उसे कहा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं एम्पियन साइक्लोन है ना। उसी के साथ निसर्ग साइक्लोन है। अब यहाँ पर आप देखोगे अटलांटिक ओशन में अगर आप देखो तो ह्यूरिकेन उस नाम से जाना जाता है। आप देखोगे मोस्टली अगर यूएसए वगैरह में आता है तो हुरिकेन कहा जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक साउथ चाइना सी में देखोगे तो टाइफून कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो विली विलीज कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके जो नाम है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो अरेबियन सी जो है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंस और इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 2019 में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। उसमें वायु था, हिक्का था, क्यार था, महा था, पवन था। अब क्वेश्चन आपको कैसा आ सकता है कि कौन कौन से नीचे दिए गए में से कौन कौन से जो साइक्लोन है वो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुए थे, या फिर नीचे दिए गए में से कौन कौन साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुए थे। तो आपको ये जो नाम है ये दिए जाएंगे 1 2 3 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अब आपको 2019 की ही पूछेंगे और एक निसर्ग जो है 2020 का पूछ सकते हैं, बाकी आपको और पीछे के नहीं पूछेंगे। इसलिए आपको ये जो है ये याद रखने हैं, वायु, हिक्का, क्यार, महा, पवन, निसर्ग, ठीक है। उसी के साथ साथ सिस्टम जो है यहाँ पर क्या होता है मोस्टली अरेबियन सी में आप देखोगे तो यहाँ पर इंटेंसिफाई जो है वो नहीं हो पाता है ना। और यहाँ पर आप देखोगे अरेबियन सी जो है ज़्यादातर कूल रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर ज़्यादा गर्म जो है, क्योंकि सर्कुलेशन जो इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है गर्म जो है ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जो उसे ठंडा है वो प्रॉपर तरीके से होने का मौका नहीं मिलता है, जो अरेबियन सी में आराम से मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो साइक्लोन की वजह से जो लैंडफॉल्स है वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर आप जो साइक्लोन देखोगे उससे मुंबई जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ये सब जो है ये अफेक्ट हो सकते हैं 4 जून तक। तो काफ़ी ज़्यादा बरसात वहाँ पर हो सकती है और यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि पानी जो है भर सकता है, मतलब और ज़्यादा कठिनाई जो है वो मुंबई कर्ज को झेलना पड़ सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, मूडीज़ जो है उसने यहाँ पर जो रेटिंग है इंडिया की वो डाउनग्रेड कर दी है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्यों यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है। तो मंडे को अगर आप देखो तो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस उन्होंने डाउनग्रेड किया है यहाँ पर रेटिंग Baa3 Baa2 से। उसी के साथ साथ जो आउटलुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आउटलुक जो है उन्होंने यहाँ पर नेगेटिव रखा है। अब यहाँ पर लेटेस्ट जो डिग्रेड किया गया है, डाउनग्रेड किया गया है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि अब जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर और कम आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रीज़न क्या है डाउनग्रेड करने का। तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि जो पेंडेमिक है, जो कोरोना है वो यहाँ पर है, लेकिन मूडीज़ ने बोला है कि ये इसका कारण नहीं है। इसके 4 बड़े कारण हमें देखने को मिलते हैं, 4 बड़े रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो है वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 2017 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं। तो अभी ये कोरोना जो है वो तो हमारे इंडिया में 2020 में देखने को मिल रहा है, लेकिन 2017 से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है उसमें काफ़ी वीक इम्प्लीमेंटेशन रहा है। तो ये एक बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर रीजंस जो है वो बोले जा रहे हैं इनकी तरफ से, तो ये रीजंस हम मेंस में या फिर प्रीलिम्स में हम यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके कारण भी बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण है। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सेंटेंसेस में ये भी अगर दिए जाए तो ये भी आप लिख सकते हो, भले वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है 2017 से ही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी वीक रहा है। दूसरा है रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द सस्टेन्ड पीरियड। ये सस्टेन पीरियड की बात हो रही है, कोरोना की बात नहीं हो रही है। मतलब काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए, देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा वीडियो कि हमारे यहाँ पर क्या स्लो डाउन आ चुका है या फिर रिसेशन आ चुका है, उस पर एक वीडियो अवेलेबल है, उसमें आप कई कारण देख सकते हो। तो काफ़ी पहले बनाया है मैंने, मतलब जो कोरोना है वो आने का था उससे पहले बनाया हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है हमारे यहाँ पर बहुत पहले से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिलेटिवली काफ़ी लो रही है सस्टेन पीरियड तक। उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट डिटोरियोरेशन यहाँ पर देखिए हमने देखा था, है ना, फिस्कल पोजीशन जो है गवर्नमेंट की, सेंटर हो या स्टेट हो, मतलब क्या है कि सरकार को पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा है।
बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर लोग जो है उनकी जॉब जा रही है, उनके हाथ में पैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, इनकम टैक्स पे कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर इनकम टैक्स पे नहीं कर पाएंगे, कंजम्पशन कर पाएंगे, कोई चीज़ खरीद पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे। कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे तो सरकार को जीएसटी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं मिल रहे हैं। कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे तो उस कंपनी को फायदा होगा क्या, नहीं होगा। कंपनी यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स पे कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। तो मतलब कॉर्पोरेट भी नहीं जा रहा है, इनकम टैक्स भी नहीं जा रहा है, जीएसटी भी नहीं जा रहा है, डायरेक्ट से भी लगी हुई है, इनडायरेक्ट से भी लगी हुई है, सब तरफ से सरकार की लगी पड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटर हो या स्टेट हो, उनको पैसा जो है वो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिनारियों में सरकार को अब जो शराब है उस पर निर्भर रहना पड़ रहा है कि ये शराब जो है वो खोल दो, अब कम से कम जो शराबी है वो यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो चलाएंगे। तो मतलब यहाँ पर ये कोई ऐसे उस वे में नहीं बोल रहा, थोड़ा मजाकिया वे में ही बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ऑफेंड मत हो जाइए। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर पर राइज हो रहा है। तो ये 4 बड़े कारण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और चारों कारण जो है ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है, काफ़ी पहले से हमारे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी, प्रीलिम्स पर रट्टा मार लीजिए इन सारों कारणों को। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नेगेटिव इसका क्या यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। जो नेगेटिव आउटलुक यहाँ पर रखा गया है, इसका मतलब है कि और ज़्यादा यहाँ पर जो हमारी हालत है वो फिसल सकती है। अब देखिए यार, इधर कैसा है मालूम है क्या, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर घसरना भी बोलते हैं। तो काफ़ी लोगों को अटपटा लगता है घसरना शब्द, कि घसरना घसरना घसरना। हाँ, ये हम तो ये भी बोलते हैं, मतलब जो ये होती है ना, क्या बोलते हो उसको यार, जो ऐसे आप बैठते हो और फिसल के नीचे आते हो, क्या बोलते हो उसको, तो हमारे उधर उसको घसरगुंडी बोलते हैं। तो इस तरीके के शब्द है वो हमारे घसरना बोलते हैं। घसरना मतलब फिसलना या फिर नीचे आना है, ऐसा यहाँ पर शब्द यूज़ किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शब्द जो है, ये तो खासियत है ना इंडिया की, कि हमारे यहाँ पर अलग अलग वास्ट डाइवर्सिटी है लेकिन उसमें भी इंटीग्रेशन है। तो ये एक बहुत यूनिटी है। तो ये चीज़ हमें बहुत खास देखने को मिलती है, और ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि पॉलिटिका, अभी मैंने जो पीपीटी है हमारे प्रीएमएल पर वो बनाई है, तो उसमें यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे शब्द जो है वो आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेगेटिव आउटलुक जो है वो डोमिनेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो अभी भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा रहने की वजह से जो डिप्रेशन है वो और ज़्यादा आ सकता है। तो ये यहाँ पर नेगेटिव आउटलुक जो है इसका मतलब हमें देखने को मिलता है। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर जो है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहे हैं, लैंड प्रोडक्ट मार्केट जो है ख़राब चल रहा है, राइजिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो नेगेटिव ये इंप्लाई करता है कि यहाँ पर और फर्दर जो है ये इंडिया की जो स्थिति है वो जा सकती है। मतलब यहाँ पर और ज़्यादा जॉब लॉसेस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ख़राब सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशंस देखिए, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर सरकार अगर बोले कि बॉन्ड ले लो, बॉन्ड मतलब यहाँ पर जेम्स बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड मतलब यहाँ पर जो पैसा जो है वो अगर रेज करना है, जैसे कि सरकार, अभी देखिए एकदम आसान शब्दों में मैं इकोनॉमी समझा रहा हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल सरकार जो है उनके पास, जैसा हमने देखा है कि सरकार के पास क्या होता है, पैसा आता है और सरकार फिर वही पैसा खर्च करती है। क्या यहाँ पर पॉलिटिशियन अपनी जेब से खर्च करते हैं आपको वेलफेयर स्कीम्स के लिए? नहीं, जो हम यहाँ पर सरकार को पे कर रहे हैं उसी में से वेलफेयर स्कीम्स के लिए सरकार खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करती है। अब हम यहाँ पर सरकार को पे नहीं कर पाएंगे तो फिर सरकार यहाँ खर्च कर पाएगी क्या? नहीं। तो अब सरकार को जो अगर खर्च करना है, सरकार को क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। अब सरकार उधार जो है वो कहाँ से लेगी? यहाँ सरकार क्या कर सकती है, तो लोन ले सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, बॉन्ड के जरिए पैसे रेज कर सकती है। बॉन्ड के जरिए कैसे? मतलब सरकार जो एक बॉन्ड लेकर आएगी, इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। सरकार बोलेगी कि भैया 7 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, 7 साल के बाद हमको तुमको 110 रुपये जो है वो दे देंगे। जिनको भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जितनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, मतलब इंडिया की अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर सरकार के पास एक स्कोप रहता है कि हम यहाँ पर आपको 3% ही देंगे या फिर 4% ही देंगे। मतलब जितनी अच्छी इकोनॉमी होती है उतना कम इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि लोग, गवर्नमेंट को पता है कि लोग जो है वो लेने वाले हैं। लेकिन जितनी खराब कंडीशन होती है उतना ज़्यादा आपको लोन जो है वो, मतलब जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ता है। मतलब हम आपको 10% देंगे, 20% देंगे। तो ये क्या है, मतलब जो कंट्री की इकोनॉमी ख़राब चल रही है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी जो है चल रही खराब, ऐसे सिनारियों में यहाँ पर ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। और लोग जो है वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो और नीचे जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की इंप्लीकेशंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। मतलब सरकार अब यहाँ पर पैसा रेज करने के लिए भी सरकार को प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब बॉन्ड ले लो, बॉन्ड ले लो, अगर सरकार ने बोला भी तो सरकार की तरफ से यही जवाब आएगा कि सुबह से ना एक बॉन्ड बिका है, ना मिला है
आधा पैसा। तो इस तरीके से जो सरकार के डायलॉग है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है हमें कि किस तरीके से सरकार यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाती है, वो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं, अनलॉक द विद केयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अनलॉकिंग शुरू हो गई है। जो यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था, अब उसकी अनलॉकिंग शुरू हो गई है, फेज वाइज में अनलॉकिंग हो गई। 8 तारीख से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खुल सकती है। तो यहाँ पर नया फेज यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर अब हमें देखने को मिलने वाला है कि कोरोना वायरस के साथ जिंदगी बिताना है। मतलब यहाँ पर हम कोरोना के पास नहीं जाएंगे, लेकिन कोरोना हमारे पास आ गया तो जिन्हें समझना है उन्हें समझ गया। तो चलिए यहाँ पर मई 30 को अगर देखा जाए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने यहाँ पर अनलॉक 1 जो गाइडलाइंस है वो इशू की है, जहाँ पर जो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो फिर से यहाँ पर रिज्यूम होगी फेज वाइज। अब यहाँ पर आप देखिए जो कैलिब्रेटेड रिलैक्सेशन यहाँ पर लाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर देखो तो अगर थोड़ी गलती इसमें होती है तो फिर से यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लाना पड़ेगा। और एक बार अगर शुरू, देखिए कोई भी जो इंडस्ट्रीज होती है वो अगर बंद पड़ती है, उसे शुरू करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। फिर एक बार वो शुरू हो गई, फिर से अगर बंद करना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ जो है वो रिज्यूम होगी मॉल में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, नॉन कंटेनमेंट जोन में। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन ख़राब हो तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो लोगों की जो लाइवलीहुड्स है वो इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गलत तरीके से शुरू होगी तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एट द सेम टाइम कोरोना वायरस जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली राजपाट जो है कंट्री में उसमें जाता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर केसेस जो है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे भी यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कमिंग वीक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शॉपिंग सेंटर्स है वो रीओपन होने वाले हैं, लोग जो है यहाँ पर वापस जो खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन इन सब के साथ साथ हमें यहाँ पर जो भी मैसेज कन्वे करना है वो कॉशन के साथ और सेफ्टी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए जो नई गाइडलाइंस यहाँ पर आ रही है तो वो यहाँ पर 2 वीक्स तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ है उनको यहाँ पर ज़्यादा टाइम चाहिए रहेगा कि यहाँ पर जो जगह हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें की जा सके, है ना। पोस्ट लॉकडाउन इंडिया अगर हम देखें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट जो हम विजिट कर पाते हैं यानी वर्शिप प्लेसेस विजिट कर सकते हैं यानी रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हैं यानी, तो ये डिपेंड करेगा कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट किस तरीके का है। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट देखिए, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ऐसा है, काफ़ी सारी जगहों पर जो बसेस है शुरू की गई है, लेकिन बसेस में कोई पैसेंजर ही नहीं है, मतलब पैसे जो है वेस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो जब तक नहीं आता है तब तक लोग वैसे ही बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है इकोनॉमिक पैकेज फॉर एमएसएमईज एंड फार्मर्स। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल मैंने आपके लिए क्यों लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर से जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसमें रिवीजन किया गया है। पहले की जो डेफिनेशन थी वो इस तरीके की थी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हुआ करता था, प्लांट और मशीनरीज में। इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब कम है 25 लाख से, तो यहाँ पर रहेगा माइक्रो में, 25 लाख से 5 करोड़ तक का है तो स्मॉल में रहेगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो मीडियम में रहेगा। इस तरीके से एंटरप्राइज जो है वो देखे जाएंगे। फिर सर्विस सेक्टर का आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर उसके बाद रिवाइज किया गया एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को। अब इसमें इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर दोनों लाया गया। क्यों एनुअल टर्नओवर लाया गया ये हमने उसमें डिस्कस किया था जब मैंने आपको उस वक्त बताया था। तो इसमें 2 चीज़ें थी, याद कैसे रखना है वो मैंने आपको बताया था। मतलब इन्वेस्टमेंट आपको याद रखना है 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया तो 10, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया 20। ये हो गया, क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। मतलब 1, 10, 20, 1 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ 10 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गया। सेम उसी प्रपोर्शन में हमें यहाँ पर जो ये है क्या बोलते हैं उसको एनुअल टर्नओवर है वो भी देखने को मिल रहा है। एक आपको याद रखना है 1:5 का, ये 5 हो गया। फिर इसको क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय क्या करो 10 कर दो, मतलब यहाँ पर हो गया 50। इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, मतलब हो गया 100। तो इस तरीके से हमको ये जो चीज़ है ये देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये था काय का, इन्वेस्टमेंट का, और ये था टर्नओवर का। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, टर्नओवर में और चेंज ला दिया है। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या किया इन्होंने कि यहाँ पर क्या था 100 करोड़ है ना, 100 करोड़, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसे चेंज करके 250 करोड़ जो है वो कर दिया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइज जो है, स्मॉल एंटरप्राइज उसमें यहाँ पर 50 करोड़ जो है वही देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर 50 करोड़ ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 250 बढ़ा दिया है, जिससे कि वाइडर जो पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिले, वाइडर जो एंटिटीज है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि जो सरकार है वो एमएसएमई के लिए जो रिफॉर्म्स है वो ला रही है। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ज़्यादा अगर इंक्लूड कर लेंगे तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। मतलब 100 करोड़ से जो ऊपर है, अगर किसी की 105 करोड़ है तो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन वो भी तो, उनको भी तो जरूरत है, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाए, इसलिए यहाँ पर 250-250 करोड़ तक के जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने ये आर्टिकल जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं जजिंग वाइजली इन टफ टाइम्स। अब देखिए हमारे यहाँ पर 3 अलग अलग सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, और तीनों यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। भले यहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटीग्रेटेडली काम करते हैं, लेकिन जो जुडिशरी है वो तो इंडिपेंडेंटली काम करता है। अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके सैलिएंट फीचर हमें हमारे संविधान के देखने को मिलते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। इंडिपेंडेंट कैसे है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। जुडिशरी इज द ट्रस्टी ऑफ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है उसे प्रिजर्व करते हैं। उसी के साथ जुडिशियल रिव्यू जो है ओवर द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये भी इसका एक फंक्शन है, ये भी उसकी एक पावर है। मतलब जो लेजिस्लेचर है, अगर मोदी जी ने यहाँ पर एक लॉ लेकर आ गए कि सांस लेने पर आपसे टैक्स लगेगा मित्रों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जुडिशरी है वो बोलेगी भैया गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए आपने, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं चलने वाली है। ज्यूरिडिक्शन जो है ऑफन यहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जरिए, है ना। जो इशू है वो रिट्स इशू किए जाते हैं, मतलब रिट्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है एज पर आर्टिकल, कौन सा है, एज पर आर्टिकल 32, है ना। और ये क्या एक्सक्लूसिव है? जी नहीं, हाई कोर्ट जो है वो भी इशू कर सकता है। कमेंट सेक्शन में आर्टिकल बताइए 200 एंड कितना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसकी प्यूरिटी यहाँ पर डिक्लाइन होती गई। इवेंचुअली आए वाले दिनों में यहाँ पर उसकी जो प्यूरिटी है वो डिक्लाइन होती गई। करप्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ता गया। जो पब्लिक सर्विसेज है उनकी इनएफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ती गई। जुडिशियरी जो है उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ज़्यादा पावर अपनी एनरोल करना, अज्यूम करना शुरू कर दिया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये 3 जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? जुडिशियल रिव्यू मतलब कि एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने बोली कि तुमने उस लड़की के साथ बात की, तुमने उस लड़के को पलट कर देखा, तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तो अब लड़का जो है वो उसको कन्विंस कर रहा है कि देखो यार, अपने अपने तुमने जो ब्रेकअप किया है, जो डिसीजन तुमने लिया है, इस पर पुनः विचार करो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, मैं उसको नहीं देख रहा था, मैं किताबों को देख रहा था, वहाँ पर जो बुक स्टॉल है उसको देख रहा था, लड़की को नहीं देख रहा था। फिर वहाँ पर अगर जो गर्लफ्रेंड है वो उस पर विचार करती है, फिर उसके बाद बोलती है हाँ हाँ ये तो बात सही थी, तुम बुक स्टॉल को देख रहे थे, लड़की को नहीं देख रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लड़का है, ठीक है, जो बॉयफ्रेंड है, उसका काम है कि वो जो कचरा होता है ना, जो घर में कचरा होता है, बॉयफ्रेंड कचरा नहीं, यहाँ पर जो कचरा घर में होता है वो जाकर बाहर कचरे का गाड़ी में डाल देना, ये उसका काम है। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, ये उसका काम है, बॉयफ्रेंड का काम है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है तो गर्लफ्रेंड खुद उठकर वो जो कचरा है वो वहाँ पर फेंक देंगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिविज्म, मतलब यहाँ पर एक्टिविज्म। उसी तरह अगर जुडिशरी जो है, लेजिस्लेचर का काम है लॉज लाना कि भैया ये जो चीज़ है ये नहीं करना चाहिए, ये जो चीज़ है ये करना चाहिए। अगर वो सरकार प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है तो जुडिशरी जो है लॉज लेकर आ जाती है कि 500 मीटर में अल्कोहल जो है वो नहीं रहेगा, है ना। इस तरीके के जो लॉज हमें देखने को मिलते हैं, लाना किसके जरिए चाहिए, ये सरकार के द्वारा लाना चाहिए, लेकिन लाया कौन जा रहा है, कोर्ट के द्वारा लाया जा रहा है। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। और ज़्यादा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर जुडिशरी जो है, जजेस जो है, ये यहाँ पर इलेक्टेड है क्या, नहीं है, इलेक्टेड नहीं है। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जनता के द्वारा, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके द्वारा जो चीज़ें हैं वो की जानी चाहिए, तब हम बोलेंगे डेमोक्रेसी चल रही है। नहीं तो जजेस अगर करते हैं जो इलेक्टेड नहीं है, फिर तो वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर मोनार्क हमें देखने को मिलेगा, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जुडिशियल रिस्ट्रेंट रहना जरूरी है, मतलब यहाँ पर जजेस ने ज़्यादा भी लेजिस्लेचर के पैरों में, मतलब जो उनके जूते हैं उसमें पैर नहीं डालना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्लॉज जो है वो भी मिल रहा है कोर्ट को, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है।
जुडिशरी जो है उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि यहाँ पर जजेस जो है वो अपॉइंटेड है, इलेक्टेड नहीं है। इसलिए अगर ये ज़्यादा काम करते हैं तो फिर ऐसा होगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जुडिशरी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, और खुद जो जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोर्ट है जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी कहा गया है, तो जजेस खुद उसके अगेंस्ट में जाएंगे। जुडिशरी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके पास नहीं है ना, खुद की कि वो ट्रूथ जो है वेरीफाई कर सके। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमें जुडिशरी के देखने को मिलते हैं। सेवरल वेल नोन इंस्टेंस हमें देखने को मिले हैं पास्ट डिकेड्स में कि जहाँ पर जुडिशियल कमांड जो है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट की है। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है कि भाई यहाँ पर नेशनल एंथम के लिए खड़े रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, 500 मीटर पर जो अल्कोहल की शॉप से वो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते ही है। और उसी के साथ साथ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, ये तो भैया बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मतलब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, और जो जजेस हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। इसके लिए उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि उन्हें ईजिली आप रिमूव नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ये होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि जो जजेस हैं वो सोचेंगे कि ठीक है यार, अभी क्या करता हूँ मैं, अभी जो यहाँ पर सरकार है उनके अकॉर्डिंग काम करता हूँ, जैसे सरकार बोलती है वैसा काम करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद ये लोग मेरे को कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो दे ही देंगे, राज्यसभा की सीट दे देंगे, या फिर लोकसभा में चुनकर आ जाऊँगा, या फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो चीज़ है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर फंक्शनिंग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट की बोलिए, ये यहाँ पर बायस बना देती है, इंडिपेंडेंट नहीं रखती है। तो चलिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज मैंने आपसे पूछी थी। तो चलिए इस कंट्री तक हम बड़े मैप में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते तो हम भारत जो है वो देखने को मिलता है। उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं चाइना को, यहाँ पर हम आ गए हैं, और ये है वो कंट्री साउथ कोरिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जो यहाँ पर डिवाइड करता है, इस लाइन को कौन सा कहा जाता है, कौन सी पैरेलल कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको सियोल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये है वो कंट्री जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।